हेलो बच्चों, आज हाजिर हैं नए टॉपिक के साथ। तो आज हम बात करेंगे मानव नेत्र की। बहुत अच्छा टॉपिक है आज, बहुत अच्छा टॉपिक है। परीक्षा की दृष्टि से, कंपटीशन की दृष्टि से बहुत अच्छा टॉपिक है। तो हम आज शुरू करते हैं। तो बच्चों, जो हमारी आंखें होती हैं, कहा भी गया है कि आंखें ही दुनिया है। अगर जिसके आंखें हैं तो वही दुनिया के रंग बिरंगे दृश्य देख सकता है, नहीं तो बिना आंखों के दुनिया पूरी सूनी है। तो अब हम बात करते हैं आंखों की। तो बच्चों, जो आंखें होती हैं वो चाहे मनुष्यों की आंखें हों, चाहे जानवरों की आंखें हों, चाहे पक्षियों की आंखें हों, आंखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंखों के अध्ययन को कहा जाता है ऑप्थेमोलॉजी। क्या कहा जाता है? ऑप्थेमोलॉजी। जो आंखों के अध्ययन को ऑप्थेमोलॉजी कहा जाता है। आंखों के अध्ययन को ऑप्थेमोलॉजी कहा जाता है। ठीक। अब बात आती है कि ऑप्थेमोलॉजी के अंतर्गत हम आंखों का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आंखें दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है सिंपल आई, दूसरी होती है कंपाउंड आई। ठीक। इसको कहते हैं साधारण नेत्र। इसको कहते हैं संयुक्त नेत्र। ये संयुक्त नेत्र। तो जो मनुष्यों में आंखें पाई जाती हैं, जो आदमियों में आंखें पाई जाती हैं, वो आंखें सिंपल आई होती हैं। कैसी होती हैं? सिंपल आई होती हैं। और जो जानवरों में पाई जाती हैं वो कंपाउंड आंखें होती हैं। जानवरों, हमें जो वस्तुओं का प्रतिबिंब दिखाई देता है, एक प्रतिबिंब दिखाई देता है, पूरा समूचा प्रतिबिंब दिखाई देता है। जबकि जानवरों को वैज्ञानिक ऑप्थेमोलॉजी ऐसा बताती है कि खंड खंड या टुकड़ों टुकड़ों में प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो हम सिंपल आई का आज अध्ययन करेंगे, जो मनुष्यों में पाई जाती है सिंपल आंख। ठीक, मैं उसका अध्ययन करेंगे। अर्थात आज हम ह्यूमन आई का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, जो देखो आंख है, ये मेरी आंख दिखाई दे रही है आप सबको। तो ये जो सामने का भाग है, ये सफेद भाग, यहां से आंख की शुरुआत होती है। जो ये सफेद भाग है, बीच में काला भाग है, काला के दोनों ओर सफेद भाग है। ठीक, व्हाइट पार्ट है। ठीक, वहां से आंखों की शुरुआत होती है। ये देखो सबसे ऊपर वाली परत है। अब यहां से हम बनाते हैं बच्चों चित्र, इसलिए बना लिया है क्योंकि समय की बचत हो और आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ऐसा चित्र बनाने में टाइम लगता है। और मैं सिंपली जब चित्र बना के आपको समझाऊंगा तो वो जल्दी जल्दी समझेंगे और उतना अच्छा चित्र स्पष्ट नहीं बन पाएगा। तो ये आंख है। तो आंख की शुरुआत होती है सबसे पहले दृढ़ पटल से। ठीक, एक लेयर होती है आंखों में ऐसे, सबसे पहली लेयर, उसको बोलते हैं दृढ़ पटल। कौन सी? दृढ़ पटल। दृढ़ पटल इस तरह से, ऐसे बच्चों, ऐसे 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 होती है। ये दृढ़ पटल होती है। ये मैंने बताया, ये सफेद होती है, कलर में सफेद होती है, मजबूत होती है और आंखों की सुरक्षा प्रदान करती है। आंखों को ये परत सुरक्षा प्रदान करती है। और ये कैसी होती है? अपारदर्शी होती है। ठीक, इसी परत के या इसी झिल्ली के आगे वाले हिस्से में, ठीक, फ्रंट पार्ट में ऐसे, ठीक, ये बच्चों फ्रंट पार्ट हो गया। ये फ्रंट पार्ट।
फ्रंट पार्ट इसका दृढ़ पटल जो कि अपारदर्शी होती है, मगर इसका जो फ्रंट पार्ट होता है, आगे का पार्ट होता है, वो पारदर्शी होता है, वो पारदर्शी होता है। ठीक, और इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कार्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कार्निया बोलते हैं। अभी कार्निया के विषय में हम बताएंगे, पहले हम दृढ़ पटल समझ लें। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्क्लेरा। ये देखो सबसे बाहरी परत है, ये वाली जो बाहरी परत है दोनों तरफ, ये ऐसे, ये स्क्लेरा है। क्या है? स्क्लेरा, स्क्लेरा। ठीक, तो आंखों की शुरुआत होती है सबसे पहले दृढ़ पटल से। किससे? दृढ़ पटल से। दृढ़ पटल को अंग्रेजी में स्क्लेरा बोलते हैं। ये हमारी आंख की सबसे बाहरी परत होती है, ये अपारदर्शी होती है। इसका एक हिस्सा जो आगे की ओर होता है वो पारदर्शी होता है, उसे हम कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। इसके बाद ये जो दूसरी पटल आती है, दूसरी ये वाली पटल है, ऐसे दूसरी पटल होती है आंख के अंदर इस तरह से। ये बच्चों ये दूसरी पटल है, इसको बोलते हैं रक्तक पटल। कौन सी पटल बोलते हैं? रक्तक पटल, क्योंकि ये लाल रंग की होती है। रक्तक पटल ये लाल रंग की होती है। ये देखो दूसरी रक्तक पटल है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोरायड। क्या बोलते हैं? कोरायड, कोरायड, इसको अंग्रेजी में कोरायड बोलते हैं। बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण पटल होती है हमारे आंखों की। कैसी? बहुत ही महत्वपूर्ण पटल होती है, क्योंकि इस पटल में हमारी जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, जो रक्त सेल होती हैं, जो रक्त वाहिनी होती हैं, वो पाई जाती हैं। किस पटल में? कोराइड में पाई जाती हैं। ठीक, कोराइड में लाल रक्त जो जिससे हमारा ब्लड बहता है आंखों में, वो कोराइड में पाई जाती हैं। इसी कारण इसका जो कलर होता है लाल होता है, और जब इसमें खून बहता है तो ये समस्त ब्लड हमारे आंखों को आपूर्ति करता है। ठीक, तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि ब्लड में ग्लूकोज और ऑक्सीजन होता है, और यही पटल, ठीक, रक्तक पटल ही हमारे आंखों को पोषण देती है। इसलिए इसको पोषण पटल भी कहते हैं, इसलिए इसको पोषण पटल कहते हैं। संपूर्ण आंख का पोषण यही देती है। देखो बच्चों ये है दूसरी वाली, ये पोषण पटल है। ठीक, तो हमारी दूसरी बात हो गई दूसरे पटल की। ठीक, दूसरे पटल की हो गई। और मैं जानता हूं कि जो हमारा ब्लड होता है उसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन घुली रहती है, तो इस जो रक्तक पटल है इसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन होता है। ग्लूकोज से शरीर को एनर्जी मिलती है किसी भी भाग में। तो इस प्रकार जो हमें आंख को एनर्जी मिलती है, आंख को ऊर्जा मिलती है, आंख को पोषण मिलता है, वो कहां से मिलता है? रक्तक पटल से बच्चों मिलता है। अब हम चलते हैं तीसरे पटल की ओर। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये तीसरी पटल है, इसे बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। ये आंख के सबसे अंदर वाली झिल्ली या अंदर वाली पटल होती है बच्चों। ठीक, ये श्वेत पटल की होती है। ठीक, हमारी जो दृढ़ पटल होती है वो श्वेत रंग की होती है, उसके दूसरी ये वाली पटल लाल रंग की होती है बच्चों। और ये तीसरी कैसी होती है? ये काले रंग की होती है। कैसी होती है? काले रंग की होती है। इसको क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। हिंदी में भी इसको रेटिना कहते हैं। ठीक, हिंदी में इसको रेटिना कहते हैं। इसका एक कार्य होता है कि ये आंख में पर्दे की भांति काम करती है। आंख में पर्दे की भांति काम करती है, मतलब ये आंखों का जो लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो बच्चों कहां पर बनता है? वो इसी रेटिना के पर्दे पर बनता है, रेटिना पर बनता है। कहां पर बनता है? रेटिना पर बनता है। तो ये आंखों की जो बाह्य संरचना थी, जो परतें थी, वो हमारी हो गई। बाह्य परतें थी, तीन पटल होती हैं। पहली श्वेत पटल जिसको दृढ़ पटल बोलते हैं, दूसरी रक्तक पटल होती है जिसे पोषण पटल बोलते हैं, तीसरी होती है हमारी रेटिना होता है, उसको काली पटल भी बोलते हैं। ठीक, उसे काली पटल भी बोलते हैं। अब बच्चों हम आते हैं कार्निया की ओर। ये इसी का दृढ़ पटल का एक उभरा हुआ पारदर्शी भाग होता है।
एक उभरा हुआ पारदर्शी भाग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। ये बच्चों देखो, ये उभरा हुआ भाग, ये कॉर्निया मैंने चित्र में दर्शाया है। तो ये कॉर्निया होता है। ये क्या करता है? ये एक द्वार की भांति, दरवाजे की भांति काम करता है। क्योंकि ये पारदर्शी होता है तो इससे प्रकाश होकर हमारी आंख में पीत बिंदु के होते हुए, हमारी आंख में पीत बिंदु से होते हुए नेत्र लेंस में जाता है और अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब कहां पर बनता है? रेटिना पर बनता है। तो ये हमारा द्वार की भांति काम करता है, डोर की भांति। कैसा? डोर की भांति। ठीक, हमारा कार्निया द्वार की भांति काम करता है। कार्निया से बहुत से ज्यादा फैक्ट हैं, कार्निया में बहुत से ज्यादा फैक्ट है। पहला फैक्ट ये है कि ये पारदर्शी होता है। कैसा होता है? पारदर्शी होता है। ठीक, दूसरा है इसमें ब्लड सेल्स या ब्लड नर्व्स नहीं पाई जाती हैं। जो कार्निया होता है उसमें किसी तरह से ब्लड की कोशिकाएं, ब्लड की सेल्स, रक्तवाहिनियां नहीं पाई जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसमें क्या, रक्त की जो कोशिकाएं होती नहीं पाई जाती हैं। इसीलिए मनुष्य, किसी भी मनुष्य का, वो किसी भी ब्लड ग्रुप का हो, कोई मनुष्य किसी भी ब्लड ग्रुप का हो, वो अपनी कॉर्निया दान दे सकता है। कॉर्निया दान देने के ही, कॉर्निया को दान देने को ही क्या बोलते हैं? नेत्रदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेत्रदान बोलते हैं। तो ये हमारी कॉर्निया हो गई। जब डॉक्टर आता है तो हमारी कॉर्निया नहीं ले जाता है, हमारा पूरा पार्ट ले जाता है श्वेत पटल सहित, फिर अपने लाइब्रेरी में उसको अलग करता है कॉर्निया को बड़ी बारीकी के साथ। और वही कॉर्निया, जिस आदमी की कॉर्निया खराब होती है तो उसके आंख में डाल दी जाती है। तो कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि आंख का कौन सा भाग दान दिया जाता है, तो हम बताएंगे आंख का कॉर्निया वाला भाग हम दान डोनेट कर सकते हैं। ठीक, जिसको हेपेटाइटिस बी नामक बीमारी होती है वो बच्चों इस कॉर्निया को नहीं दान दे सकता, उसकी कॉर्निया खराब हो जाती है। तो कॉर्निया के बाद हम चलते हैं, ये कॉर्निया के बाद हम चलते हैं इधर, ये आता है। ठीक, कॉर्निया के जैसे हम अंदर चलेंगे, ये हमारी आंखी काली है, जैसे इसके अंदर चलेंगे तो एक छोटा सा काला बिंदु दिखाई देता है। ये काला बिंदु दिखाई देता है जिसको पुतली बोलते हैं, जिसको पुतली बोलते हैं। पूरी कॉर्निया तुम्हारी पारदर्शी है, मगर इधर वाला भाग जो होता है आइरिस, ये प्रकाश को रोकता है। केवल पुतली, ये पुपिल की एक छिद्र होता है, पुपिल एक काला सा छिद्र होता है, उसी छिद्र से प्रकाश हमारे आंखों के अंदर जाता है। उसी पुपिल से हमारा प्रकाश आंखों के अंदर जाता है। और बच्चों उस पुपिल जो काला बिंदु होता है जिसको पुपिल बोलते हैं, ठीक, इस पुपिल के चारों ओर, इस पुतली के चारों ओर, ठीक, एक काली काली संरचना होती है जिसे आइरिस बोलते हैं। इसके काली काली संरचना है, इसको हम आइरिस बोलते हैं। ये ऐसे ऐसे ये संरचना होती है, इसको हम आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। आइरिस को हम कलर पिगमेंट कहते हैं। ये कलर पिगमेंट का काम करता है बच्चों। ये आइरिस के कारण हमारी आंखें भूरी या काली या नीली होती हैं, क्योंकि आइरिस में एक कलर जो रंग वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रंग वर्णक पाया जाता है। अगर किसी इंसान के आंखों में भूरा रंग वर्णक होगा तो उसकी आंखें भूरी होंगी। किसी इंसान के आंखों में यदि नीला वर्ण होगा तो उसकी आंखें नीली होंगी, और यदि काला होगा तो काली होंगी। तो आइरिस क्या करता है? आइरिस हमारे आंखों का रंग डिसाइड करता है। और आइरिस के चारों ओर एक नर्व्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, पेशियां होती हैं, जिन्हें बोलते हैं सिलियरी मसल्स। जिन्हें क्या बोलते हैं? सिलियरी मसल्स। ठीक, ये मसल्स क्या करती हैं? ये मसल्स आइरिस को सिकोड़ती या फैलाती हैं। ये आइरिस को ये मसल्स दोनों तरफ हैं। ये देखो, ये सिलियरी मसल्स हैं,
ये क्या करती हैं, आंखों को सिकोड़ती या फैलाती हैं। ठीक, तो जब ये मसल्स, हम जब धूप में जाएंगे तो ये सिलरी मसल्स होती हैं, वो सिकोड़ देती हैं। जब आयरिस हमारी सिकुड़ती है तो हमारा जो पीत बिंदु होता है, जहां से प्रकाश जाता है, वो भी सिकुड़ जाता है और बहुत कम प्रकाश हमारे आंखों में जाता है। क्योंकि अगर ज्यादा तेज प्रकाश हमारे आंखों में चला गया तो हमारे आंखों में दिक्कत हो जाएगी, हमारे आंखों में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आंख हमारा उतना ही प्रकाश लेती है जितनी की हमें आवश्यकता होती है, और हमें हमारी आंखों को नुकसान न पहुंचे, हमारी आंखों को नुकसान न पहुंचे। तो इस तरह से हमारी सिलियरी मसल्स सिकोड़ने और फैलाने का काम करती है। अब बच्चों, कार्निया हो गया, पुतली हो गई, अब नेत्र द्रव आ जाता है। नेत्र द्रव, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इक्वस हमर, इस इक्वस हर्मर से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेत्र द्रव बोलते हैं। ये जो होता है नेत्र द्रव, अभी हम नेत्र द्रव के पहले एक चीज समझ लें। ये पुतली जो होती है, पुतली के उस तरफ एक लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आंख का लेंस होता है, सबका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आंख का लेंस होता है। लेंस कहाँ होता है, पुतली के पीछे होता है, पुतली के पीछे होता है। और कौन सा लेंस आंख में होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस होता है। हमारे आंख में कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस में बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है, दो जिसके दोनों पार्ट उभरे हुए होते हैं, उस लेंस को द्वि उत्तल लेंस कहते हैं। तो हमारे आंख में कैसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक, उत्तल लेंस क्या करता है, उत्तल लेंस से में जब प्रकाश की किरण आइरिस से, कार्निया से, आइरिस से, पुतली से होते हुए प्रकाश हमारे कहां जाता है, नेत्र में जाता है। तो परावर्तन के पश्चात हमारा प्रतिबिंब नेत्र कहां बनाता है, रेटिना पर बनाता है। कहां पर बनाता है, रेटिना पर बनाता है। तो ये लेंस का बच्चों काम हो गया। लेंस हमारा कैसा होता है, द्विउत्तल लेंस या उत्तल लेंस होता है। अब लेंस, ये लेंस बना है, देखो बच्चों, ये लेंस इधर ऐसे करके ये हमारा लेंस होता है। ये लेंस और कॉर्निया के बीच में एक द्रव भरा रहता है। ठीक, लेंस और कॉर्निया के बीच में एक द्रव भरा रहता है। उस द्रव को बच्चों क्या बोलते हैं, नेत्र द्रव बोलते हैं, इक्वस हैमर बोलते हैं, इक्वस हैमर बोलते हैं, इक्वस हेमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वस हेमर या नेत्र द्रव बोलते हैं। ठीक, इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है कि मनुष्य जो, इसका कार्य होता है जब दोनों मतलब नेत्र और कॉर्निया के बीच संतुलन बनाए रखना। क्या बनाए रखना, संतुलन बनाए रखना। और यदि कोई हमारे आंख में चीज चली जाती है, कोई कूड़ा चला जाता है या कुछ करा जाता है, तो ये तुरंत वहां से रसने लगता है। ये नेत्र द्रव तुरंत रसने लगता है और हमारे आंख को सुरक्षा प्रदान करता है। जो आंसू निकलते हैं वो हमारा नेत्र द्रव ही होता है। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि आंसू क्या होता है, आंसू हमारे भाग के किस हिस्से से आता है। तो आंसू हमारे आंखों के कहां से आता है, नेत्र द्रव से आता है। नेत्र द्रव चमकीला होता है, पारदर्शी होता है, तरल होता है। समझ गए बच्चों, तो ये इतनी चीज हो गई। ठीक, अब ये लेंस और इधर ये जो पटल है, आंतरिक पटल, नेत्र और आंतरिक पटल के बीच पूरे आंख में एक द्रव भरा रहता है। क्या भरा रहता है, द्रव भरा रहता है, जिसे विट्रस ह्यूमर कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर या काचाभ द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काचाभ द्रव। ये है विट्रस ह्यूमर या काचाभ द्रव। ये काचाभ द्रव है। ठीक, ये काचाभ द्रव क्या करता है, ये काचाभ द्रव जो होता है, हमारे आंखें जो होती हैं, हमारी आंखें एक गोलक में, क्योंकि हमारी आंखें आकार में गोल होती हैं, अतः हमारी आंखें एक गोलक में स्थित होती हैं, एक गोलक में स्थित होती हैं। और ये काचाभ द्रव हमारे
आंखों का आकार को मेंटेन रखता है, आंखों के आकार को या आंखों के साइज को बनाए रखता है, आंखों के साइज को बनाए रखता है। ये भी पारदर्शी होता है और तरल होता है, पारदर्शी होता है और तरल होता है बच्चों। तो हम इतनी जानकारी, एक एक पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एक एक पॉइंट बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा रहा हूं कि आपको भविष्य में कभी भी दोबारा आंखों से संबंधित कोई भी पार्ट कहीं भी अगर एग्जाम में आ जाता है तो छूटे ना, इसलिए मैं क्रमबद्ध तरीके से एक एक पार्ट से चल रहा हूं। तो हमारा ये नेत्र द्रव हो गया। अब बच्चों हम आते हैं, हम रेटिना पर आते हैं अंदर, जहां हमारा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर बनता है। रेटिना काले रंग का होता है बच्चों, और जब ज्यादा प्रकाश हमारे आंखों में चला जाता है तो रेटिना काला होने के कारण अवशोषित कर लेता है। अगर बच्चों हमारा रेटिना ये प्रकाश ठीक अवशोषित न करे तो प्रकाश जो है एकदम आंखें हमारी परावर्तित कर देंगी और हमें चारों तरफ बिल्कुल चमकीला चमकीला, जैसे लाइट कहीं जल रही हो जुगनू की तरह, टिम 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 जैसे तारे होते हैं उस तरह से हमको दिखाई देगा। इसलिए जो रेटिना होता है वो काले रंग का होता है, ठीक, कि ज्यादा प्रकाश जाता है तो वो अवशोषित कर लेता है। अब बच्चों हम रेटिना पर आ जाते हैं। तो रेटिना जैसे हम काचाभ द्रव के इधर आए, यहां पर इस पॉइंट पे, तो यहां पर एक होता है, क्या होता है? ब्लाइंड पॉइंट होता है, ब्लाइंड पॉइंट होता है, अंध बिंदु होता है। इसके ऊपर होता है कौन सा पॉइंट? पीत बिंदु होता है, ठीक, पीत पॉइंट होता है, इसके अंदर पीत बिंदु होता है। तो बच्चों ये क्या करता है? पीत बिंदु पर हमारा प्रतिबिंब जो होता है बहुत स्पष्ट बनता है, बहुत स्पष्ट बनता है, और 90% और क्या मतलब अधिकांश जो हमारा प्रतिबिंब है वो पीत बिंदु पर ही बनता है। कहां पर बनता है? पीत बिंदु पर ही बनता है, क्योंकि पीत बिंदु के चारों ओर मैंने देखो छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई हैं। ये पीत बिंदु के चारों ओर शलाकाएं होती हैं, सेल्स होते हैं छोटे छोटे। वो दो प्रकार के सेल होते हैं, एक कोन होते हैं, ठीक, शंकुआकार होते हैं। एक कैसे होते हैं? शंकु के आकार के होते हैं। दूसरे कैसे होते हैं? रॉड टाइप के होते हैं, दंड के आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? दंड के आकार के होते हैं। तो हमारे पीत बिंदु के चारों ओर ठीक बहुत अधिक मात्रा में सेल्स होती हैं। कैसी होती हैं? सेल्स होती हैं, जिसे शलाकाएं बोलते हैं हिंदी में। वो दो प्रकार की होती हैं, कोन होती हैं और रॉड होती हैं। जो कोन होती हैं, ठीक, जो शंक्वाकार कोशिकाएं होती हैं पीत बिंदु के चारों ओर, वो क्या करती हैं? वो हमें रंगों के बारे में भी भेद करती हैं, रंगों के बारे में बताती हैं। कौन सा रंग नीला है, कौन सा रंग काला है, कौन सा रंग पीला है, समझ गए? तो जो कौन होती हैं, शंक्वाकार कोशिकाएं होती हैं, वो हमें रंगों के बारे में दिखाई देती हैं, ठीक है। कोई चीज हमें रंगीन दिखाई देती है, वो किसके कारण दिखाई देती है? शंक्वाकार सेल के कारण, कोशिकाओं के कारण दिखाई देती है। यदि ये कोशिकाएं कम हो जाती हैं या नहीं होती हैं तो आदमी को वर्णांधता नामक बीमारी हो जाती है, जिसमें कि वो कलर का विभेद नहीं कर पाता है, कौन सा कलर किस रंग का है, कौन सी वस्तु लाल है या कौन सी वस्तु काली है, ठीक है। दूसरी आती है रॉड, दंड कोशिकाएं। बच्चों जो दंड कोशिकाएं होती हैं, इससे हमें काले और सफेद का अनुभव होता है, काले और सफेद का अनुभव होता है। ये अधिकांश रात के समय काम करती हैं। शंक्वाकार कोशिकाएं दिन के समय काम करती हैं और ये रात के समय काम करती हैं। जब एक प्रकार की कोशिका काम करेगी तो दूसरी प्रकार की निष्क्रिय रहेगी, ठीक। जब शंक्वाकार कोशिका काम करती है तो दंडाकार कोशिका कैसी होती है? निष्क्रिय होती है। जब ये निष्क्रिय रहेगी तब ये काम करेगी। अर्थात हमें रात में हमारी जो शंख कोशिकाएं होती हैं वो काम नहीं करती हैं, या उनमें इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो रात में अपना पूरा काम जिस कारण हमारे शरीर में उपस्थित होती हैं वो कर सकें। इसलिए हमको रात में दंडाकार कोशिकाएं होती हैं, इसलिए रात में हमको कोई भी रंग नहीं दिखाई देता है। अगर अंधेरा हो तो सिर्फ काला या सफेद दिखाई देगा, बाकी हमें किसी प्रकार का कोई रंग रात में दिखाई नहीं देता है। तो किस लिए नहीं दिखाई देता है? क्योंकि दंड कोशिकाएं केवल दो प्रकार के रंगों को पहचानती हैं, सफेद और कैसे? व्हाइट और ब्लैक।
बच्चों जो उल्लू पक्षी होता है उसमें दंडाकार बहुत कोशिकाएं होती हैं, इसलिए उसको रात में अधिक दिखाई देता है। ठीक, इसके नीचे हमारा जो हो गया पीत बिंदु हो गया। पीत बिंदु में सबसे स्पष्ट चित्र बनता है बच्चों, सबसे स्पष्ट चित्र पीत बिंदु में बनता है। ठीक, उसके नीचे आ जाता है क्या, ब्लाइंड बिंदु, अंध बिंदु। तो बच्चों अंध बिंदु में अगर किसी का, अंध बिंदु में नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात यदि चित्र रेटिना के अंध बिंदु में बनता है तो वह व्यक्ति अंधा होता है। अंध बिंदु पर यदि कोई चित्र बनता है, कोई प्रतिबिंब बनता है तो वो हमें दिखाई नहीं देता है, वो हमें दिखाई नहीं देता है। क्यों दिखाई नहीं देता है? अब इसका कारण क्यों दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इसमें ये शंकु और दंड आकार की जो कोशिकाएं होती हैं वो बिल्कुल नील होती हैं, वहां पर कोई भी शंकुआकार या दंडाकार कोशिका नहीं होती है, इसलिए वे हमें ब्लाइंड पॉइंट में नहीं दिखाई देती हैं। इसके एक बच्चों और पॉइंट है कि जब हमारा नेत्र से प्रकाश कार्निया में घुसा, कार्निया से पीत बिंदु से होते लेंस में अपवर्तन के पश्चात जब रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बना तो बच्चों सदैव हमारे आंखों में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। मगर हम अपने ब्रेन, ठीक है, या मस्तिष्क की संवेदना के कारण हमें वो सीधा दिखाई देता है, हमें सीधा दिखाई देता है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि जो 3 महीने का शिशु होता है बच्चों, कितने महीने का, 3 महीने का जो शिशु होता है उसका ब्रेन पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, इसलिए वो प्रत्येक वस्तु उल्टा ही देखता है और उसे उल्टा ही दिखाई देती है। जैसे कि हमें ये पेन, इसका जो कैप है वो ऊपर की ओर ये दिखाई दे रहा है और ये पॉइंट नीचे की ओर दिखाई दे रहा है, मगर 3 महीने का शिशु होगा उसको ये उल्टा दिखाई देगा, ये ऊपर दिखाई देगा और ये नीचे दिखाई देगा, क्योंकि उसकी जो ब्रेन सेल्स हैं वो पूर्णतया विकसित नहीं हो पाती हैं। तो इस तरह से हमने बहुत ही अच्छे तरीके से नेत्र पढ़ा। अब नेत्र से संबंधित कुछ और चीजें ले लेते हैं बच्चों। जो हमारा नेत्र का जो गोलक होता है, इसको ठीक जो जिस गोलक पर, जिस गोली संरचना पर हमारी नेत्र स्थित होती है उसे नेत्र गोलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे नेत्र गोलक बोलते हैं। ठीक है, उसका व्यास कितना होता है बच्चों? उसका व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर। बच्चों थोड़ा इंक हम डाल लें, इसमें चल नहीं रही है। 2.3 सेंटीमीटर होता है, 2.3, ठीक, सेंटीमीटर। किसका? गोलक, गोलक का व्यास। ठीक है, गोलक का व्यास कितना होता है? गोलक का व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर, जिस गोलक में हमारी आंख उपस्थित रहती है। ठीक, तो इस तरह से हमने समझा। ठीक, इस तरह से हमने समझा। हमारी कार्निया से हमारा प्रकाश जाता है, पुतली में प्रकाश जलता है, सिलरी मसल्स होती हैं वो हमारे पुतली को छोटा या बड़ा करती हैं। ठीक है, अंधेरे में जाते हैं तो बड़ा हो जाता है पुतली का छिद्र, और जब प्रकाश में आते हैं तो छोटा हो जाता है। नेत्रोद होता है, ठीक है, वो नमकीन होता है, आंखों सुरक्षा प्रदान करता है। आइरिस होती है, ठीक है, आइरिस के कारण हमारा जो आंखों का कलर होता है, ठीक है, ये हमें आंखों का कलर प्रदान करता है, नीली काली पीली आंखें आइरिस के कारण होती हैं। नेत्र लेंस के कारण हमारा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, कोन और राड की सहायता से हम वस्तुओं में रंग, काले, गोर या सफेद का अनुभव करते हैं। ठीक है, रात दिन में इसी कारण दिखाई देता है। और बच्चों जो राड सेल्स, जिसकी राड सेल्स कम हो जाती हैं उसको रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। ठीक, 3 पटल होती हैं आंखों में, पहली पटल स्क्लेरा है, दूसरी कोलराइड है, तीसरी रेटिना है। ठीक, इस तरह से पीत बिंदु, ब्लाइंड पॉइंट, इस तरह से बच्चों हमने बहुत ही अच्छे तरह से आंख को समझा। अब इससे आंख से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण हम आपको चीजें बताते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आंखों की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। आंखों की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी
25 सेंटीमीटर होती है। ठीक, यदि 25 सेंटी मतलब अधिकतम, ठीक, अगर 25 सेंटीमीटर न्यूनतम वह दूरी है जहां तक हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। अगर हम इस वस्तु को 24 या 22 या 23 सेंटीमीटर के करीब ले आते हैं तो स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। ठीक, तो अधिकतम न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, कि 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी तक हमें वस्तु अच्छी दिखाई देती है। और यदि जैसे ये 25 सेंटीमीटर है, इसकी दूरी ये 25 सेंटीमीटर है, तो यहाँ हमें ये कलम, हमारी जो मार्कर है, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और यदि हम इसको और करीब लाते हैं तो स्पष्ट हमको नहीं दिखाई देता है। तो स्पष्ट कहां दिखाई देता है? 25 सेंटीमीटर दूरी पर दिखाई देता है। जबकि दूर की जो दूरी होती है, ठीक, दूर की दूरी स्पष्ट, हमको जो दूर दृष्टि होती है वो अनंत तक होती है। हमारी दूर दृष्टि कितनी होती है? अनंत तक होती है। दूर दृष्टि अनंत तक होती है। ठीक, दूर दृष्टि अनंत तक होती है। ठीक, दूर दृष्टि अनंत तक होती है। और बच्चों, एक आंख का दृष्टि क्षेत्र, एक आंख का दृष्टि क्षेत्र कितना होता है? 150 अंश होता है। कितना होता है? 150 होता है। मतलब एक आंख के द्वारा हम 100 ऐसे एंगल, कि एक आंख ऐसे बंद कर लें तो ऐसे जो एंगल, ऐसे प्रकाश जाएगा इस तरह से, तो वो 150 एंगल जाएगा इस तरह से, ऐसे प्रकाश। ठीक, ये देखो दिखाई दे रहा है। तो एक आंख के द्वारा, ठीक, दृष्टि क्षेत्र कितना होता है? 150 अंश होता है। जबकि दोनों आंखों द्वारा, ठीक, दोनों आंखों द्वारा दृष्टि क्षेत्र कितना होता है? दृष्टि क्षेत्र होता है 180 अंश। कितना होता है? 180 अंश। अगर हम दोनों आंखें खोल लें तो हमको बिल्कुल सीधी रेखा में इधर भी और इधर भी हमको कोई भी वस्तु दिखाई देती है। ठीक, दिखाई देती है। अब बच्चों, जानवरों की आंखें जो होती हैं, देखा होगा हमारी आंखें दोनों सामने होती हैं, जानवरों की दोनों आंखें साइड में होती हैं, इधर होती है, एक इधर होती है, एक इधर होती है। तो उसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है, उसका जानवरों का दृष्टि क्षेत्र कितना होता है? जानवरों का दृष्टि क्षेत्र कितना होता है? 270 अंश होता है। 270 अंश, मतलब 270 अंश के कोण में अगर कोई वस्तु है तो जानवर को स्पष्ट दिखाई देगी। अब बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप नोट कर सकते हैं पॉज कर कर, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। बहुत मेहनत से मैंने ये वीडियो तैयार किया है। अब बच्चों, एक और पॉइंट है, एक आंख का भार, कभी कभी एक आंख का भार कितना होता है? 7 ग्राम होता है। 7 ग्राम। जब तो फिर दोनों आंखों का भार कितना होगा? आप लोग गणित पढ़ते हैं, बताइए कमेंट में। दोनों आंखों का भार कितना होगा? 14 ग्राम होगा। ठीक, तो दोनों आंखों का भार कितना होता है? 14 ग्राम होता है। ठीक, एक भाग का भार, एक आंख का भार 7 ग्राम और दूसरे आंख का भार कितना होता है? 14 ग्राम होता है। ठीक है। रेटिना को आंखों का बच्चों पर्दा बोलते हैं। रेटिना को आंखों का पर्दा बोलते हैं। पर्दा बोलते हैं। ठीक है। जो हमारे आंसू निकलते हैं वो कौन सा द्रव होता है? आंसू में हमारा ये द्रव होता है, अभी मैंने बताया था, ये वाला नेत्र द्रव। ठीक है। एक्वस, ठीक, क्या होता है? एक्वस ह्यूमर होता है। कौन सा होता है? एक्वस ह्यूमर होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, कई बार देखिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों, अगले वीडियो के लिए इंतजार करिए। अब अगला वीडियो हम आंखों की बीमारी से संबंधित लाएंगे। और हमारे अपने चैनल को बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।